नमस्कार, मैं डॉक्टर शशि देपाल। आज हम बात करेंगे आंग्ल मराठा संघर्ष भाग 3। इससे पूर्व के अध्याय में कल हमने बात की कि किस प्रकार से प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष के पश्चात शीघ्र ही द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष की स्थितियां शुरू हो गई और उससे आगे के भाग की चर्चा हम आज के अध्याय में करेंगे। द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष जो है वह प्रारंभ हुआ उससे पूर्व 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ और इसके द्वारा ब्रिटिश जो यहाँ के गवर्नर जनरल थे उनको यहाँ पर हस्तक्षेप की नीति जो है उसका पालन करने के निर्देश आए। तो प्रारंभ में कॉर्नवालिस जो कि इस समय गवर्नर जनरल था उसके द्वारा हस्तक्षेप की नीति को अपनाया गया, किंतु शीघ्र ही उसने उस नीति का परित्याग कर दिया। इधर मराठों की राजनीति की हम बात कर चुके हैं कि किस प्रकार से नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया जैसे नेता उभर कर सामने आते हैं और इनमें आपस में एक दूसरे के साथ में नहीं बनना, होलकर, सिंधिया, फडणवीस इनका आपस में एक नहीं बनना, ये अंग्रेज़ों के लिए अंग्रेज़ों के पक्ष की एक बात थी और इसीलिए अंग्रेज मराठों की राजनीति में प्रवेश करने लगे। इसी समय पेशवा माधवराव द्वितीय की मृत्यु हो जाती है निसंतान, और उसकी निसंतान मृत्यु होने के पश्चात वही राघोबा जो चाचा था माधवराव प्रथम का, उसके दो पुत्र बाजीराव और चिमनाजी अप्पा और साथ ही साथ एक दत्तक पुत्र अमृतराव, जिसके बारे में हमने चर्चा की, ये तीनों उत्तराधिकार का प्रयास करते हैं और इसी उत्तराधिकार के प्रयास में अंग्रेज अपना हस्तक्षेप प्रारंभ करते हैं और अंग्रेज़ों और मराठों के बीच में संघर्ष की स्थितियां पैदा होती है। अंग्रेज़ों ने बाजीराव द्वितीय का समर्थन किया और उसको पेशवा बनाया। इसी समय वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनकर आया। जैसा कि हम जानते हैं कि वेलेस्ली एक साम्राज्यवादी और महत्वाकांक्षी गवर्नर जनरल था। उसके द्वारा जो नीति अपनाई गई, आगे चलकर हम सहायक संधि की बात करेंगे, तो वेलेस्ली साम्राज्यवादी क्योंकि गवर्नर जनरल था, तो उसने किसी भी प्रकार से अपने विभिन्न तरीक़ों से विभिन्न यहाँ के जो शासक थे उनको अपने अधीन करने और ब्रिटिश साम्राज्य का एक अंग बनाने का उसके द्वारा प्रयास किया गया। लेकिन इसी बीच 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है और कहते हैं कि नाना फडणवीस की मृत्यु के साथ ही महाराष्ट्र की सरकार में जो बुद्धिमत्ता थी वो समाप्त हो गई और एकमात्र वही ऐसा व्यक्ति था जो उनकी जो आपसी गृह कलह है उसको रोक सकता था और अंग्रेज़ों के भी प्रवेश को वो रोक सकता था। अब होलकर और सिंधिया के बीच में खुला संघर्ष प्रारंभ हो गया। सिंधिया से परास्त होकर होलकर जो है वह महाराष्ट्र आ गया। उसने पेशवा को हराया। पेशवा ने सिंधिया से मदद मांगी तो होलकर ने उसे भी पराजित कर दिया। तो ऐसे में पेशवा अंग्रेज़ों के पास गया और अंग्रेज़ों से उसने मदद मांगी। तो यहाँ पर एक संधि जिसका यहाँ पर मैंने उल्लेख किया है, बेसिन की संधि 31 दिसंबर 1802 को वेलेस्ली और बाजीराव द्वितीय के मध्य हुई। और वही संधि की धारा यहीं से हम देखते हैं कि वेलेस्ली जो है उसके द्वारा सहायक संधि, जो आगे चलकर सहायक संधि की नीति जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसी प्रकार से अनेक राज्यों को युद्ध के पूर्व या युद्ध के पश्चात अनेक राज्यों को अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए उसने एक विशेष प्रकार की नीति को रचा जिसे सहायक संधि कहा जाता है। यह वह संधि तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वेलेस्ली जो है उसने बाजीराव की मदद की और मदद करने का दिखावा किया और इसके साथ में दोनों के बीच में एक संधि हुई जिसमें दोनों एक दूसरे के शत्रु को अपना शत्रु और एक दूसरे के मित्र को अपना मित्र मानेंगे, जो धारा प्राय सभी संधियों में होती है। अंग्रेज़ों ने बाजीराव के प्रदेशों की सुरक्षा का वचन दिया। अंग्रेज़ों की बिना अनुमति के पेशवा किसी भी यूरोपियन को अर्थात फ्रांसीस या अन्य किसी को नहीं अपने उसमें रख सकेगा और अगर निज़ाम से, हैदराबाद का जो निज़ाम है, अगर उससे कोई मतभेद हो जाता है तो अंग्रेज उसकी मध्यस्थता करेंगे और बाजीराव की सहायता के लिए 6000 पैदल और उसी के अनुपात में खर्च हेतु बाजीराव 26 लाख रुपए देगा और उसी के अनुपात में जो है तोपखाना जो है वो उनको दिया जाएगा और साथ ही साथ में वह अंग्रेज़ों और गायकवाड़ की मैत्री का आदर करेगा। पूर्व में हम बात कर चुके हैं कि गायकवाड़ प्रारंभ से ही अंग्रेज़ों के मित्र बन गए थे और गायकवाड़ और अंग्रेज़ों के बीच में किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं हुआ और अंग्रेज़ों ने हमेशा गायकवाड़ का पक्ष लिया और आवश्यकता पड़ने पर ये एक दूसरे के सैनिक सहायता एक दूसरे को करेंगे।
ये जो संधि है इसके लिए जॉन मेलकॉम लिखते हैं कि इसके द्वारा अंग्रेज़ों ने संपूर्ण मराठा राज्य को अपने अधीन कर लिया। और साथ ही कहते हैं कि एक तरीके से मराठे जो है वो अंग्रेज़ों की पकड़ में आ गए हैं इस संधि के द्वारा। इस समाज ये जब न्यूज़ सारे मराठाओं को मिली, दूसरे सरदारों को, तो उनको बहुत झटका लगा। और अब मराठों की भी उनको लगा कि अब मराठों की भी अंग्रेज वही दशा करेंगे जो मैसूर राज्य की थी। और ऐसे में सिंधिया और भोसले ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। वेलेस्ली ने एक अंग्रेजी सेना के साथ मार्च 1803 में बाजीराव को पूना की ओर भेजा और युद्ध की घोषणा कर दी। इधर आर्थर वेलेस्ली और जनरल लेक के नेतृत्व में आर्थर ने अहमदनगर पर विजय प्राप्त की। अमृतराव को अंग्रेजों ने अपनी ओर मिला दिया। अमृतराव जो राघोबा का दत्तक पुत्र था, असाई नामक स्थान पर सिंधिया और भोसले की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया और दोनों ने अंग्रेज़ों के साथ में संधि कर ली। जो संधि 17 दिसंबर 1803 को नागपुर के भोसले के साथ हुई उसे देवगांव की संधि के नाम से जाना जाता है। और सिंधिया के साथ में 30 दिसंबर 1803 को जो संधि हुई उसे सुरजी अर्जुन गांव की संधि के नाम से जाना जाता है। इन दोनों संधियों के द्वारा अंग्रेज़ों की एक तरीके से अंग्रेज़ों की सभी शर्तें जो है उनके द्वारा स्वीकार कर ली गई। सहायक संधि एक तरीके से स्वीकार कर ली गई और इस प्रकार से अंग्रेज़ जो है वेलेस्ली के नेतृत्व में अंग्रेज मराठों के राज्य में सर्वे सर्वा बन गए। और जो मराठों की प्रमुख शक्तियां हैं, यहाँ पर हमने बात की पहले बेसिन की संधि, देवगांव के बेसिन की संधि जो पेशवा के साथ में, देवगांव की संधि जो नागपुर के भोसले के साथ में, और इधर सुरजी अर्जुन गांव की संधि जो कि सिंधिया के साथ में। और जैसा कि हम जानते हैं कि गायकवाड़ जो है वो अंग्रेज़ों के मित्र ही थे। ऐसे में होलकर जो है उसके साथ में, जो इंदौर के होलकर थे, उनके साथ में संघर्ष बाकी रह गया था। तृतीय आंग्ल मराठा संघर्ष, क्योंकि अब होलकर के साथ में संघर्ष बाकी रह गया था। अप्रैल 1804 में कर्नल मॉनसन के नेतृत्व में राजपुताना में होलकर का पीछा किया गया और होलकर ने मुकुंदरा के दर्रे में उसको पराजित किया, मॉनसन को, और उसे आगरा लौटने पर विवश किया। इसके बाद वह भरतपुर बढ़ा और भरतपुर के राजा ने अंग्रेज़ों का संरक्षण त्याग कर होलकर से संधि कर ली और होलकर ने दिल्ली का घेरा डाला। यहाँ तक हम पढ़ते हैं कि होलकर जो है उसकी स्थिति मजबूत थी, लेकिन इसी बीच अंग्रेज़ों ने इंदौर को जीत लिया। तो इंदौर जो है वो होलकर की राजधानी थी, तो होलकर को दिल्ली का घेरा उठाकर इंदौर की ओर रवाना होना पड़ा और उसी मार्ग में मॉनसन ने उसे भारी क्षति पहुंचाई और होलकर को फर्रुखाबाद में भी पराजित किया। वहाँ से वह पंजाब भाग गया और लेक ने भरतपुर से भी के राजा से ने भी उसके साथ में संधि कर ली, अंग्रेज़ों के साथ में, जो पहले होलकर के साथ में संधि कर ली थी, अब अंग्रेज़ों के साथ में संधि कर ली। इसी बीच वेलेस्ली को वापस बुला लिया गया। हम देखते हैं कि जो आंग्ल मराठा द्वितीय और तृतीय संघर्ष है, इसमें हम देखते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली जो एक साम्राज्यवादी और महत्वाकांक्षी गवर्नर जनरल है, उसकी नीतियों के द्वारा एक के बाद एक मराठा शक्ति ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अनेक राजाओं को सहायक संधि और अन्य युद्ध नीति के द्वारा और कूटनीतिक नीति के द्वारा जो है कई शक्तियों को उसने पराजित किया और अंग्रेज़ों के अधीन किया। लेकिन इसी समय अंग्रेज़ों ने जो है उसको वहाँ पर वापस बुला लिया, वेलेस्ली को इंग्लैंड बुला लिया। और इसका जो प्रमुख कारण था वो कि बहुत अधिक युद्ध हो गए थे, इससे ऋण जो थे उसमें वृद्धि हो गई थी और धीरे धीरे बहुत सारी दिक्कतें उनको आ रही थी। तो ऐसे में उससे वापस बुला लिया गया और कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। कॉर्नवालिस जो था वह हस्तक्षेप की नीति का ही पोषक रहा। उसने सुरजी अर्जुन गांव की संधि में परिवर्तन किए और सिंधिया को उसके प्रदेश लौटा दिया, होलकर को भी उसके प्रदेश लौटा दिए और राजस्थान के राज्यों को सिंधिया, होलकर और पिंडारी नेता अमीर खां की दया पर छोड़ दिया। इसके बाद जो गवर्नर जनरल बनकर आए कॉर्नवालिस के बाद, कॉर्नवालिस बार्लो, सर जॉर्ज बार्लो के नाम से जिसे जाना जाता है, और लॉर्ड मिंटो, इन सभी गवर्नर जनरल ने हस्तक्षेप की नीति का पालन किया और इस प्रकार से वेलेस्ली का कार्य अधूरा रह गया। बार्लो ने सिंधिया के प्रदेश लौटा दिए वापस।
यशवंत होलकर ने 7 जनवरी 1806 को राजपुरा घाट की संधि कर ली। बार्लो की इस नीति की सर्वत्र आलोचना हुई और उसने लॉर्ड वेलेस्ली के किए जो सारे कार्य थे, नीतियाँ थी, उसको पूरी तरीके से बदल दिया। इंदौर के होलकर ने अपनी सेना का फिर से पुनर्गठन किया, भानपुरा में अपनी शस्त्र फैक्ट्री स्थापित की। सैनिक कार्य के उधेड़बुन में व्यस्त होने के कारण वह पागल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी तुलसीबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र मल्हाराव के को गद्दी पर बैठाकर उसके संरक्षक के रूप में उसने गद्दी को संभाला, किंतु वह बहुत दुराचारी और निर्दयी थी। इस प्रकार से मराठे आपस में लड़ते रहे और संधि का कोई भी लाभ नहीं हुआ। इसके पश्चात अगले अध्याय में हम चतुर्थ आंग्ल मराठा संघर्ष की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।